सरकार आपको दबाने की कोशिश करती है और आपके भविष्य को नकारती है। धर्म की राजनीति चलाते हैं, उनकी जवाबदेही खत्म हो गई है कि चुनाव के समय धर्म की बात कर लो, जाति की बात कर लो, सबके जज्बात उससे जुड़े हुए हैं। सबको डरा लो, सबको कह दो कि हम धर्म की सुरक्षा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, और वोट मिल जाएंगे। सिर्फ धर्म का नाम लीजिए, जाति का नाम लीजिए, चुनाव के समय वोट बटोरते जाइए। इतना भड़क गए भाजपा वाले कि मुझ पे केस भी डाल दिया उन्होंने। आज की सरकार को देखिए, आज की सरकार सिर्फ 2 उद्योगपतियों का प्रोत्साहन कर रही है, सिर्फ 2। उनके जो मित्र हैं उनको पूरी देश की संपत्ति सौंपे जा रहे हैं। देश के बंदरगाह, देश के एयरपोर्ट, देश के जितने भी बड़े बड़े पीएसयू थे। अब आप सोचिए, मैंने भविष्य की बात की, भविष्य में सोचते हैं तो सबसे ज्यादा क्या होता है जरूरी भविष्य के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए। बहनें आप यहाँ बैठी हैं, आप अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती हैं, मेहनत करती हैं, रोज खेती में जाती हैं, मेहनत करती हैं और उस मेहनत की कमाई से इन्हें पढ़ाती हैं। तो आप क्या उम्मीद रखती हैं इनके भविष्य के लिए कि बड़े होकर नौकरी मिलेगी, कमाएंगे, खुद अपना भविष्य मजबूत बनाएंगे? तो अगर एक ऐसी सरकार है जो रोजगार बना ही नहीं रही है, तो फिर आपके भविष्य का क्या होगा? जिसका विजन नहीं है, रोड मैप नहीं है कि रोजगार कैसे बनेंगे। शिक्षा की एक नई संस्था नहीं बनाएंगे, जो पुरानी है उनको भी बिगाड़ के रख देंगे। अगर ऐसी सरकार होगी तो आपके भविष्य का क्या होगा? देखिए, रोजगार कहां से बनते हैं, समझ लीजिए ये बात। सबसे पहले तो बड़े बड़े जो पीएसयू थे इससे बनते थे। आज मैंने कहा आपसे, सब के सब अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप दिए हैं। वहां प्राइवेटाइज हो जाता है, उसमें ना आरक्षण होता है और उसमें ना रोजगार बनते हैं। तो जिस सबसे बड़ी जो पीएसयू थे जहां से रोजगार बनते थे, वो तो इन्होंने अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप दिए। और ये भी नहीं कहा कि चलो जितने अच्छे उद्योगपति हैं, मैंने इतने नाम लिए आपके सामने जो सब आप ही के क्षेत्र के थे, इन सबका प्रोत्साहन सरकारों ने किया था एक जमाने में। सबको मदद की थी कि आप बड़े बनेंगे तो आप रोजगार दिलवाएंगे, आपकी कंपनियां बड़ी होंगी तो मजबूती होगी देश में। आज सिर्फ 2 उद्योगपति और उनके ऐसी कंपनियां हैं, ऐसे कारोबार हैं जिससे रोजगार नहीं बनते। तो एक तो रोजगार का जरिया यहाँ खत्म हो गया। दूसरा, रोजगार का सबसे बड़ा जरिया क्या होता था, माध्यम क्या होता था? खेती किसानी। और आपने सबकी बातें सुनी, आप खुद जानते हैं कि जब किसान का आंदोलन हुआ, किस लिए हुआ इतना बड़ा आंदोलन? कितने किसान शहीद हुए? क्यों उतरे वो सड़क पे? क्योंकि ऐसे काले कानून ला रहे थे जो कि ये पूरी खेती किसानी भी अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंपने जा रहे थे। आपको अपनी जमीनों पर हक, अपनी खेती पर हक, वो सब बिगाड़ने जा रहे थे। और झुके, जरूर झुके, लेकिन ये भी समझ लीजिए बहनों और भाइयों, कब झुके? चुनाव से पहले झुके। जब चुनाव आ रहा था, किसानों को शहीद होने दिया, उससे पहले उनकी कोई सुनवाई नहीं की। सड़क पे बैठे हुए थे, खाना नहीं था, पानी नहीं थी, सर्दी थी, मुझे याद है उस समय किसी ने बात तक नहीं की उनसे। बात तब होनी शुरू हुई जब चुनाव सामने आ रहा था। तब तक हमने खुद आंदोलन किया। लखीमपुर खीरी में किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचलने वाले मंत्री के बेटे को उन्होंने बचाया और वो मंत्री उनके साथ मंच पर बैठता था। कुछ नहीं किया, तब किया जब तुम चुनाव आने लगे। तो आप सोचिए, किसानों ने आंदोलन किया, क्यों किया? जैसे मैंने कहा, क्योंकि एक ऐसी नीति आ रही थी जो उनको कुचलने वाली नीति थी। इसी तरह से हर वर्ग को देखिए, आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं आजकल, क्योंकि आजकल नेता भी समझ गए कि महिलाओं का वोट बहुत कीमती है, इसीलिए आप सब महिलाओं की बात कर रहे हैं। लेकिन महिला आरक्षण की बात सबसे पहले किसने की? सालों पहले कांग्रेस पार्टी ने की। महिलाओं को आरक्षण किसने दिए? पंचायतों में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने दिए। और इन्होंने एक ऐसा कानून पास किया है जो 10 साल तक ये कहते हैं लागू नहीं होगा,
इस आरक्षण का, अगर 10 साल हमें रुकना पड़ेगा इसके लिए? तो इनकी बातें जो है पूरी तरह से खोखली हैं। जो उदारता होनी चाहिए, जो समर्पण होना चाहिए, वो नहीं है। उदारता तो वो होती है जो किसान बाहर बैठा हुआ है, सर्दी में खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, सुनवाई तो कर लो, समझ तो लो क्या कह रहा है इस देश की जनता, क्या कह रही है आपसे। लेकिन आज जो सरकार है, मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार, उसमें आपकी कोई सुनवाई नहीं है। ये सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही है, और वो भी गिने चुने जो इनके मित्र हैं, जिनको पूरी देश की संपत्ति सौंपकर इनकी सत्ता मजबूत रहे। जब आप मांग उठाते हैं तो आपको कहा जाता है कि पैसे नहीं है इसके लिए। तो अगर इसके लिए पैसे नहीं है तो बताइए, इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने के पैसे कहां से आए? जो हजारों करोड़ रुपए इनके माफ होते हैं, वो पैसे कहां से आए? जो मोदी जी 2 हवाई जहाज अपने लिए विदेश में जाने के लिए खरीदते हैं, एक 8,000 करोड़ का, दूसरा 8,000 करोड़ का, 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज सिर्फ अपने लिए खरीदते हैं, उसके लिए पैसे हैं। 20,000 करोड़ रुपए के आपके पास है खर्चने के लिए नए संसद को बनाने के लिए, जबकि पुराना संसद ठीक तरह से चल रहा है। उसका सुंदरीकरण करने के लिए आप 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान की मांग, किसान का कर्ज माफ नहीं करेंगे। ओपीएस के लिए आपके पास पैसे नहीं है। तो आज की सच्चाई ये है, असलियत ये है, आपने देश को अनगिनत शहीद दिए। इस सरकार ने क्या किया? आपके लिए अग्निवीर ले आए। जब मैं किसानों के लिए लखीमपुर खीरी में आंदोलन कर रही थी, उस समय जब इन्होंने किसानों को कुचला था जीप के नीचे, तो हम उनके परिवार से मिलने के लिए जाना चाह रहे थे, हमें रोक दिया गया। तो हमने, रात का समय था, हम निकल गए अपनी गाड़ी से, हम चले गए कि हम किसी न किसी तरह हम पहुंचेंगे परिवारों के पास। पुलिस ने सब जगह वो नाकाबंदी की हुई थी, हमें ढूंढ रहे थे, हम ऐसे ही निकल गए गाड़ी में पीछे छुप के। 4 बजे रात को हम एकदम एक दूर एक गांव में थे, कुछ नहीं था वहां, बिजली नहीं थी, कुछ नहीं था, और हम इंतजार कर रहे थे कि हमारे कुछ साथी जाके देखें कि पुलिस कार खड़ी है, हम दूसरी तरफ से निकले। तो मैंने देखा कि कम से कम 30-40 बच्चे 3:30 बजे सुबह सड़क पे आ गए। तो मैंने अपने साथियों से पूछा, ये क्या हो रहा है? अरे दौड़ लगाने आए हैं। मैंने कहा, दौड़ किस लिए अभी इस समय? कहते नहीं, ये दौड़ लगाने आए हैं क्योंकि सेना में भर्ती होना चाहते हैं। तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि यूपी के गांव-गांव में, हरियाणा के गांव-गांव में, राजस्थान के गांव-गांव में ये एक उम्मीद है नौजवानों में कि हम सेना में भर्ती होंगे, हमारा जीवन बनेगा, हमें अच्छी नौकरी मिलेगी और हम देश के लिए शहीद हो सकते हैं। और ये आशा, ये उम्मीद अपने दिल में रखते हैं कि हम देश की रक्षा करेंगे, हम देश की सुरक्षा करेंगे। बदले में क्या मिला? 4 साल की स्कीम कि आप सुबह ऐसी दौड़ लगा रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, हर तरह की मुश्किलों का सामना करके आप सेना में भर्ती होने की कोशिश करेंगे, और सेना में भर्ती होने के बाद 4 साल बाद आप घर वापस आ जाएंगे और आपको वो भी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगी जो बाकी सेना में मिलती है। तो आजकल जब मुझे नौजवान मिलते हैं, मुझे कहते थे हम तो इस बार तो हम भरेंगे ही नहीं एप्लीकेशन, हम भर्ती ही नहीं होना चाहते, क्या फायदा है दीदी? तो जहां जहां आप देखो, ये सरकार आपको दबाने की कोशिश करती है और आपके भविष्य को नकारती है, सिर्फ अपनी सत्ता, अपना भविष्य देखना चाहती है। आज बेरोजगारी इस देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा बढ़ गई है। जैसे मैंने कहा, जहां जहां से रोजगार बनना था वो तो खत्म कर दिया आपने। जो छोटे कारोबार थे, छोटे बिजनेस, छोटी दुकानें, यहां से भी रोजगार बनते थे, क्या किया? नोटबंदी लाए, जीएसटी थोप दी, अब हर चीज पे जीएसटी, सब कुछ महंगा हो गया, दुकानदार अपनी कमाई नहीं कर पा रहा। तो जहां जहां से रोजगार बनने थे वो सारा खत्म कर डाला।
ऊपर से महंगाई इतनी बढ़ा दी कि प्रदेश की सरकारें आपके लिए महंगाई राहत कैंप लगा रही हैं। आपके लिए प्रदेश की अशोक गहलोत जी की सरकार महंगाई राहत शिविर लगा रही है, क्योंकि महंगाई भाजपा की जो देश में जो सरकार है केंद्र में, उन्होंने इतनी बढ़ा दी है। मेरी बहनें बैठी हैं, आपको मालूम है जब कुछ पकाना पड़ता है या कोई त्योहार होता है, अभी दशहरा था, अब दिवाली आएगी, तो मन में क्या बात है कि किस तरह से मैं करूंगी। आप कुछ खरीदना चाहते हैं घर के लिए, धनतेरस आएगा, धनतेरस पे खरीदना चाहती हैं, तो आपके दिल में हमेशा ये बात होती होगी कि कैसे करूंगी, कमाई तो कम हो रही है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, बच्चों को पढ़ाना है, उनको स्कूल भेजना है, उनकी फीस भरनी है, उनकी किताबें खरीदनी है, उनके कपड़े जूते खरीदने हैं, कोई बीमार पड़ जाता है उसका इलाज कराना है। यहाँ तो प्रदेश सरकार ने आपको इतनी मदद दी है, महंगाई राहत शिविर लगाए हैं, इलाज के लिए 25 लाख का बीमा है, 25 लाख का इलाज मुफ्त। जब मैं दूसरे प्रदेशों में जाती हूँ और ये बात कहती हूँ तो चौंक जाते हैं। वहां तो अगर कोई बीमार पड़ता है तो दिल में इतना टेंशन हो जाता है, इतनी घबराहट हो जाती है कि किस तरह से हम इसका इलाज भी कराएंगे। तो ये परिस्थितियां हैं आज की। तो इन सबको आप अच्छी तरह से जब समझेंगे और आप जागरूक बनेंगे कि किस तरह की सरकार आप चाहते हैं, किस तरह के नेता चुनना चाहते हैं। क्या आप ऐसे नेता चाहते हैं जो सिर्फ अपना ही भविष्य देखते रहे, अपनी सत्ता में रहने का काम करते रहे और आपके बारे में सोचे ही नहीं। चुनाव आए तो धर्म की बातें शुरू। तो आपका काम है कि नहीं है, आपका दायित्व है, आपका धर्म होना चाहिए और आपका कर्तव्य है कि आप नेता को जवाबदेह बनाओ। और असलियत यह है बहनों और भाइयों कि जो धर्म की राजनीति चलाते हैं उनकी जवाबदेही खत्म हो गई है। वो समझ गए हैं कि चुनाव के समय धर्म की बात कर लो, जाति की बात कर लो, सबके जज्बात उससे जुड़े हुए हैं, सबको डरा लो, सबको कह दो कि हम धर्म की सुरक्षा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा और वोट मिल जाएंगे। ये समझ गए हैं कि काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ धर्म का नाम लीजिए, जाति का नाम लीजिए, चुनाव के समय वोट बटोरते जाइए। लेकिन इस सिलसिले को बंद करना ये आपका कर्तव्य है। जब तक आप जागरूक नहीं बनेंगे, जब तक आप ये तय नहीं करेंगे कि जो नेता है वो काम की बात करे, वो काम करके दिखाए और उसी काम के अनुभव पर आपका वोट लगेगा, तब तक ये राजनीति चलती रहेगी। और देखिए, मैं कुछ दिनों पहले सिकराई गई थी, वहां पे मैंने एक बात की, इतना भड़क गए भाजपा वाले कि मुझ पे केस भी डाल दिया उन्होंने। और मैंने बात सुनिए क्या कही थी। मैंने ये कहा था कि मैंने टीवी पे देखा, पता नहीं सच है कि नहीं, क्योंकि टीवी पे ऐसी बातें भी होती है जो सच नहीं है आजकल, लेकिन मैंने टीवी पे देखा कि श्री देवनारायण जी के मंदिर में मोदी जी गए और उन्होंने कुछ बक्सा होता है ना मंदिर का, उसमें लिफाफा डाल दिया। हाँ, फिर उस लिफाफे को 6 महीने के लिए किसी ने खोला नहीं कि मोदी जी ने डाला है। 6 महीनों बाद वहां के जो मंदिर के जो पंडित हैं और सब लोग इकट्ठे हुए और टीवी वाले भी कैमरा लेके गए और उन्होंने वो बक्सा खोला तो उस लिफाफे में से क्या निकला? 21 रुपए निकले। तो सबकी उम्मीदें कहां थी और निकला क्या? देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े नेता और उन्होंने 21 रुपए का लिफाफा डाल दिया सबके सामने कि लिफाफा तो डल रहा है, उसके अंदर क्या है हमें नहीं मालूम। तो देखिए, मैं तो समझ गई कि ये मोदी जी का लिफाफा खाली है। ये बात चुभ रही है इनको क्योंकि ये बात सच ही होगी। और ये बात इसलिए चुभ रही है क्योंकि जो काम ये करते हैं उससे यही दिख रहा है बार बार। वो कहते हैं महिलाओं के लिए आरक्षण, आरक्षण कब आएगा? 10 साल बाद। बिल पास हुई, अभी आरक्षण आएगा 10 साल बाद। इसका मतलब क्या है? मोदी जी का लिफाफा खाली है। हमने जाति जनगणना की बात की, इन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए बोला कि हम आगे बढ़ाएंगे, हम खूब काम करेंगे एससी, एसटी, ओबीसी के लिए। फिर जब हमने जाति जनगणना की बात की, फिर से
मुंह बंद, कुछ नहीं कहते। क्यों? क्योंकि मोदी जी का लिफाफा, ईआरपीसी का वादा किया, 10 साल निकल गए, बनाया उन्होंने? नहीं बनाया ना। क्यों? क्योंकि मोदी जी का लिफाफा। देखिए, इनके सिर्फ खाली घोषणाएं, खोखली घोषणाएं, खाली लिफाफे हैं। जो भी घोषणा करते हैं उसको जमीन पे उतारते नहीं है। तो आपको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है आपके साथ। धोखा हो रहा है, खोखली बातें हो रही हैं। हमारी सरकार ने यहाँ 1 करोड़ से ऊपर उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य बनाया है। आपको बिजली बिल शून्य की मिलती है। यहाँ आज मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट लागू है। मिनिमम इनकम गारंटी का मतलब है कि जो भी नौकरी करता है, काम करता है, उसको इससे कम पैसे नहीं मिलने चाहिए, इसकी गारंटी है। 5 लाख गिग वर्कर्स को कानूनी सुरक्षा दी है। जैसे जो यहाँ से गांव से बड़े बड़े शहरों में जाते हैं काम करने के लिए, कोई उनकी सुरक्षा नहीं देखता। कोई ये नहीं देखता कि वो नौकरी कर रहा है, उसको कितने पैसे मिल रहे हैं। तो इसलिए उनके लिए खास ये योजना बनाई गई। 12वीं तक शिक्षा निःशुल्क हो गई है आपके प्रदेश में। 309 नए कॉलेज बने हैं, 9 नई सरकारी यूनिवर्सिटियां खोली हैं, 2500 महात्मा गांधी राजकीय स्कूल खोले हैं। हर जिले में अस्पताल और नर्सिंग होम है। सरकारी नौकरियों में ठेका प्रथा खत्म कर दिया गया है। 21 लाख किसानों को 14,000 करोड़ का कर्ज माफ किया है। हमने ये नहीं कहा कि पैसे नहीं है इसके लिए। अन्नपूर्णा फूड पैकेट के माध्यम से आपको गेहूं, दाल, चीनी, तेल, नमक और मसाले सब कुछ मिलता है। केंद्र की कुनीतियों को कांग्रेस ने यहाँ पर आपके प्रदेश में रोकने की कोशिश की है, आपको मदद करने की कोशिश की है। आप इनकी वजह से जूझ रहे हैं और हम आपको मदद करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा कांग्रेस का जो लिफाफा है वो आपके लिए राहत और सहायता और सुरक्षा की पूंजी से भरा हुआ है। तो मैं तो कहती हूं इनका लाभ उठाइए, अपने भविष्य को मजबूत बनाइए। आपके सामने सब कुछ है। देखिए, मेरी दादी इंदिरा जी कहती थी कि सबसे ज्यादा विवेक पब्लिक में ही है। और जब कोई शक हो कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, पब्लिक के पास जाओ। जनता बताएगी तुम्हें कि तुम्हें क्या करना है और कैसे करना है। तो इस देश की सबसे बड़ी मजबूती जनता ही है। अफसोस इस बात की है कि आप इस बात को समझ नहीं रहे हो। जब आपका ध्यान कहीं और आकर्षित हो रहा है, कहीं और भटकाया जा रहा है, आप भटक रहे हो। आप अपना ध्यान अर्जुन की आंख की तरह सटीक रखो। और कहां होना चाहिए ये ध्यान? अपने ऊपर, अपने बच्चों के भविष्य के ऊपर, अपनी खेती पे, अपने रोजगार पे। आपके लिए क्या हो रहा है, आपके लिए सरकार क्या कर रही है, किस तरह से ये सरकार आपको मजबूत बनाएगी, किस तरह से ये सरकार आपके बच्चों के भविष्य को बनाएगी, इस पर आपका ध्यान होना चाहिए और इससे हटना नहीं चाहिए। तो मैं एक ही चीज मांगने आई हूं, वोट मांगने नहीं आई हूं, मैं आपकी जागरूकता मांगने आई हूं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।